बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नए हफ्ते और नए शो के साथ एक बार फिर आपके सामने हम मौजूद हैं। मैं हूं उसैर मलिक और प्रोग्राम में आज मेरा साथ देने वाली हैं बिल्कुल जी, फातिमा तो ज़हरा मलिक। यानी कि आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना जी, वो हम स्पेशली मलकों को भी डेडिकेट कर सकते हैं। और वीक का आगाज़ है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, आपका दिन खुशगवार गुजरा होगा। और हम दुआ भी करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज का शो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और तफरीह से भरपूर होने वाला है। ताज़ी खबरें भी होंगी, दिलचस्प मौज़ूआत भी होंगे, तज्ज़िये भी होंगे, तबसरे भी होंगे और एंटरटेनमेंट जी, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो इंफरटेनमेंट का तड़का भी लगने वाला है। और साथ से जैसे मैंने आगाज़ में बात की है कि जी जिनके मूड नहीं सही होंगे, उनके मूड भी हमारे साथ गुफ्तगू करने के बाद दिन के आगाज़ में ही अच्छे हो जाएंगे उज़ैर। बिल्कुल जी। और आज का प्रोग्राम तो हमेशा की तरह आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे मेहमान हैं जिनके साथ गपशप भी करेंगे। मौसम जो है वो आपको पता है, हम आगाज़ में मौसम की बात किया करते हैं, तो मौसम के हवाले से आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में मॉनसून का जो छठा स्पेल है वो शुरू हो चुका है। ये स्पेल पिछले 5 स्पेल से कितना मुख्तलिफ होगा, कितना ताकतवर होगा और कहां कहां बारिशें बरसाने वाला है, इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब पीटीआई के एहतजाज का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। वैसे तो 5 अगस्त की तारीख दी गई थी, लेकिन कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा और अब तक जो है किसी किस्म का भी जो है पीटीआई की जानिब से कोई मुजाहरा नहीं किया गया सड़कों पर निकलने के हवाले से। और एहतजाज के मामले को लेकर अब नया मामला ये कि तहरीक इंसाफ खासी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है और हुकूमत जो है पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपना सकती है, इस पर हम जनाब मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे उनका तज्जिया भी जानेंगे। बिल्कुल ज़ैर, और ये भी बताते चले कि आज प्रोग्राम में हम बहुत कुछ और भी डिस्कस करने वाले हैं। नौजवानों की भी बात होगी जो कि हीरोइन के नशे में तेज़ी से हम देख रहे हैं मुब्तला होते जा रहे हैं। ये नशा दिमाग को कैसे मफलूज करता है और इससे निजात कैसे मुमकिन है, इस पर भी हम माहिर नफ्सियात से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जबकि प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की 11 साला मार्शल आर्ट्स प्लेयर फातिमा नसीम से, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बजाया और छठा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतकर उसे अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया है। क्या बात है। और इसके साथ ही पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए एक बड़ी ऑफर की है। जनाब पेट्रोल मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक पर शिफ्ट कराएं और 1 लाख रुपए का इनाम पाएं। ये ऑफर आखिर किस तरह हासिल की जा सकती है, इसका पूरा तरीक़ेकार हम आपको समझाएंगे, पूरा मैकेनिज्म आपको बताएंगे। और शो में ख़वातीन के मसाइल पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बताएं कि हार्मोनल तब्दीलियां जो हैं इसकी वजह से ख़वातीन बहुत सारे मसाइल का शिकार होती हैं और उनसे छुटकारा पाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। उसके कुदरती और हर्बल इलाज के हवाले से हम बात करेंगे खुसूसी मेहमान के साथ जी। और प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस हफ्ते सितारों की चाल क्या रहने वाली है, कौन से सितारे गर्दिश में होंगे और कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो खुशकिस्मत भी सामने होंगे। और इस पर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमें ज्वाइन भी करेंगे और इसके साथ साथ दिलचस्प वायरल स्टोरीज जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करती हैं वो भी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का मेरे ख्याल में उज़ैर बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल, हम आगाज करते हैं और अपने नाजरीन को ये बता दें कि जिस तरह से आपने बात की ना फातिमा भी के जो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग स्टोरीज होती हैं और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं, वीडियोस होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, कुछ इस तरह की अब पूरी दुनिया से तस्वीरें आ रही होती हैं। अब तो आपको पता है पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो किसी भी कोने से हो पूरी दुनिया के वो तस्वीरें वीडियोस पहुंच जाती हैं और लोग उसको बहुत ज्यादा फिर एंजॉय भी करते हैं। तो जनाब उसकी मुकम्मल जो डिटेल होती है, उसकी पीछे की जो डिटेल होती है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो जनाब मुल्क भर में छठे मानसून स्पेल का अलर्ट जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में इस वक्त दाखिल हो चुकी है, जिसके बायस आज के रोज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और केपी में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमे मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि 6 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिशें होने वाली है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल ज़रा ऐसा ही। और महकमा मौसमियात ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम करने के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि सयाहों को बारिश के दौरान सफ़र से गुरेज भी करना होगा। मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहने का भी मशवरा दिया गया है। ये स्पेल कितना शदीद हो सकता है और कब तक जारी रहने का इम्कान है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये हमें बताएगा कि छठा हम देख रहे हैं मानसून स्पेल, गुज़श्ता स्पेल से काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि जी ताकतवर भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, तो इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है?
देखिए जी, ये जो स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, आज रात में उसने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की है और आइंदा 24 से 48 घंटे में ख़ास तौर पे 5 और 6 तारीख को ये पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी जो इलाके होंगे, जिसमें ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी पंजाब और शुमाली पंजाब, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और झेलम के इलाके भी शामिल हैं, बाशमूल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी। तो यहाँ पर जो है ना, हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी और कश्मीर के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 5 और 6 तारीख में। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिशों की लपेट में आ सकते हैं और कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है इस छठे स्पेल के अंदर? देखिए, अगले 24 से 48 घंटे में आज रात, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग में जो है ना, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, झेलम, गुजरात और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके और साथ जो कश्मीर के इलाके होंगे, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश है, जिससे बाद इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, शहरी इलाकों में, और जो नदी नाले होंगे उनमें पानी में के बहाव में इजाफा होगा जी। ठीक है, विक साहब ये भी बताएगा, छठा स्पेल इस दफा जो शुरू होने जा रहा है, इससे क्या तवक्को की जा रही है, इसका स्टे कब तक होने जा रहा है? देखिए, ये ज्यादा जो होगा 6 की जो रात होगी और 7 की जो सुबह होगी, ठीक है, तब तक ये रहे, ब्रेक आ जाएगा। अच्छा इरफान साहब, जनूबी इलाकों खासतौर पर कराची, हैदराबाद और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में बारिश का कितना इम्कान मौजूद है, कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है? देखिए जी, इसमें जो हमारे जनूबी इलाके हैं, इस स्पेल में जनूबी इलाकों में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं है और साहली इलाकों में, चंद एक इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बादल ही होंगे, जुज़विया बरलूद रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, इरफान साहब ये भी कहिएगा, आपकी बात को लेकर आगे जाना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, तो इस स्पेल के दौरान किसी शदीद नौईयत का मौसमी खतरा भी हमें मजीद फेस करना पड़ सकता है? क्योंकि हमने पिछले अरसे में भी देखा है, जितने भी इस दफ़ा हुए हैं, लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इस साल थोड़ा नुकसान ज़्यादा ही देखने में आया सामने। देखिए जी, अगर हम लास्ट ईयर का मुआवजा करें तो लास्ट ईयर जुलाई में निस्बतन कम बारिश हुई थी जी। इस बार जुलाई में ज़्यादा बारिश हुई है और जो बाकी रह गई बात जो अर्बन लैंडस्लाइड की, तो इसमें लैंडस्लाइड का भी खदशा है। ताहम जो ट्रेंचर रेंज जो पिछली बार हवा का कम दबाव मूव करके पाकिस्तान में आया था, ये इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकम्मल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करने के लिए इरफान विक साहब। आप हमें बता रहे थे कि ये छठा स्पेल कितना जो है ये शदीद हो सकता है और किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, कौन से शहर हैं जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। आपको बताएं तो गुज़श्ता 10 दिनों में पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया और अहम मुलाकातें वहां पर की। उसके बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात हुई और अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड मुआहदा हुआ। अब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। ईरान इसराइल जंग के बाद उनका पाकिस्तान का ये पहला दौरा है और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 13 मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। जबरदस्त किस्म की ट्रेड भी हम देख रहे हैं होने जा रही है जी। और इस दौरान वज़ीर आज़म ने ईरान की जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी एक अहम बयान दिया है। ईरान की जोहरी प्रोग्राम के हक को तस्लीम किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और उनका ये कहना था कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के हसूल के ईरानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और अच्छे वक्त में तो सभी दोस्त होते हैं, ये हमने भी देखा है ज़ाहिर कि अच्छे वक्त में तो हर कोई आपका साथ देता है, लेकिन असल दोस्त वही होता है जो कि बुरे वक्त में आपका हाथ थामे। और बिल्कुल इसी हवाले से हम अब बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि एहतजाज के लाए अमल का टाइम फ्रेम और क़यादत को लेकर पीटीआई में शदीद कंफ्यूजन भी पाया जा रहा है। पता नहीं कब खत्म होगी, बिल्कुल क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि एहतजाजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चलाई जाएगी और महमूद खान अचकज़ई इसकी क़यादत करने वाले हैं, मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया। यानी वो इस बात से अक्सर जो है इनकारी हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ये कहते हैं कि पीटीआई का एहतजाज ना तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है और ना ही महमूद खान अचकज़ई
इसकी क़यादत करने वाले हैं, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस एहतजाज की सिर्फ अखलाकी हिमायत ही करे। बिल्कुल ज़रा, अब देखना यह है कन्फ्यूजन का शिकार PTI कितना मौसर एहतजाज कर पाती है और इस हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मकाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ एक दिन बाकी है, काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर की पार्टी की जो एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, जो किसी से भी आया नहीं है, वो खत्म नहीं हो पा रही। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? इस तरह जो हमने पहले कहा था कि इस तरह कोई तारीख कामयाब नहीं हुई और वो हमारा क्या अपनी जगह उनकी अपनी तरफ से अपने सफ़ों से वो सारे बातें सामने आ गई और उन्होंने 5 अगस्त की बात की, उसने चीफ मिनिस्टर KP ने 90 दिन की बात की और इस तरह उनके बयान सामने आ गए कि ऐसा जिस तरह कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आवाम उनके साथ अभी निकलने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम वही लोकल सतह पर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई इस्लामाबाद का प्लान है ही नहीं। तो वही बात जो वो देख रहे हैं अवाम की नब्ज़ की, अवाम की अभी नई तरजीहात है, प्रायोरिटीज है और माजी के एहतजाजों को देख कर कि उससे अवाम को क्या मिला और उनकी लीडरशिप ने उनका कितना साथ दिया, तो सारे उसके सामने एहतजाज कामयाब होती है अवाम की सपोर्ट से। और इन PTI के एहतजाजों में आपको पता है कि 90% से लोग वही KPK से आया करते थे, तो अभी KPK में जो उनकी पार्टी में जितनी डिवीजन है, जितने रिफ्ट है, वो सबके सामने है। तो ऐसा जिस तरह कोई बात ना हुकूमत के लिए और ना आवाम के लिए कोई थ्रेट की बात होगी और ना माजी की तरह लोग निकलेंगे और ना आएंगे। खुद वही जो उनका काल था वो पहले मिस काल साबित हुआ और टूस साबित हुआ कि वो काल में कोई इंशाअल्लाह ताला कोई जान नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है अमीर साहब, 9 मई के केसेस में अगर हम देखें तो PTI के रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों का सिलसिला जारी है। अगर सजा याफ्ता रहनुमा एहतजाज में शरीक हुए तो फिर हुकूमत का क्या प्लान है? उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? इस मुमकिन एहतजाज से किस तरह निपटने का हुकूमत प्लान कर रही है ओवरऑल? ये जो अभी तक जो फीडबैक है वो तो ये आ रहा है कि कोई होगा नहीं, कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। वैसे कोई नॉमिनल कोई चीज अगर होगी तो होगी, वही जान इसमें हर जगह से उसको मुस्तरद किया गया। उन्होंने नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट थे, तहसील थे, जिस लेवल पर गए तो उनको आवाम की तरफ से मैसेज मिला है कि हमने जो पहले एहतजाज किए उसमें हमें क्या मिला है, कि अब दोबारा हम निकले और किस मकसद के लिए जा रहे हैं और क्या वही हम हासिल करके ले आएंगे। जब पहले गए थे तो वर्कर बेचारे इस तरह बेयारो मददगार रह गए और उनके लीडर जिन्नात बनकर वापस अपने अपने जगहों में खैरियत से पहुंच गए। तो वही सब उनके सामने है और उनको आवाम की पल्स और नब्ज को देखकर कि आवाम उनके साथ है नहीं है निकलने के लिए, तो कोई इस तरह सच कोई इस तरह परेशानी की बात नहीं। और अगर हो तो हुकूमत वही सलाहियत भी रखते है कि आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। माजी की तरह ये नहीं हुआ कि एयरपोर्ट्स बंद होंगे और दूसरे बंद होंगे और रास्ते बंद होंगे, इस तरह कोई बात नहीं। अमीर साहब, हुकूमत इसके लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, तैयार है सर। हम मुमकिनात की अगर बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने कहा कि हमें एहतजाज की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती है कि हम इस सेटअप को नुकसान पहुंचाएंगे, मौजूदा सेटअप को, हम असम्बलियों से निकल जाएंगे, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कोई नुकसान होगा या फिर तहरीक इंसाफ का अपना ही नुकसान होगा, सिस्टम डिरेल नहीं होगा किसी भी सूरत? तो ये तो जाहिर बात है, वो जो पहले असम्बली से निकले वो भी उनके सामने है कि उनको क्या मिला है। तो अभी दोबारा वो इस तरह कोशिश है, ये स्टेटमेंट्स तो उनकी तरफ से बार बार आए हैं कि हम असम्बली के अंदर रह कर और वही बात करेंगे और असम्बली के फ्लोर पर करेंगे। तो ऐसा जिस तरह कोई नया इम्कान है और न कोई इस तरह बात है और न परेशानी की बात है हुकूमत के लिए। ठीक है, डेफिनेटली हुकूमत के लिए परेशानी की बात नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। ये भी कहिएगा कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बानी PTI को डील की ऑफर की गई थी मगर उन्होंने कबूल नहीं की है और PTI का ये मौक़िफ़ है कि अगर बानी PTI ने डील करनी होती तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर होते, तो हुकूमत क्यों उनको डील की ऑफर कर रही है? तो ये तो वैसे र्यूमर्स है, कोई भी कह सकता है कि इसके पास क्या सबूत मौजूद है किसी के पास कि उसको कौन गया और उसको ऑफर कर दिया और उसको कोई डील ऑफर की। ऐसा जिस तरह कोई बात नहीं है, उसको वही आईनी और कानूनी जो तकाजे पूरे करने होंगे और उसको अगर रिलीफ मिलना है बानी PTI को तो अदालतों से मिलना है और कोर्ट से मिलना है, जाके अपने केस लड़ाए। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो बेशक बाहर निकल आएगा, अगर भी
बेगुनाही साबित न हो तो किस तरह निकल आएगा। अमीर साहब, तहरीक इंसाफ ने नाअहलियों के बाद हम देखते हैं खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है। ऐसी सूरत में असेंबली इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगी जब हरीफ ही नहीं होगा उस तरह से तगड़ा? नहीं, मतलब है कि ये तो उन्होंने मतलब ये तो सिर्फ ये पीटीआई वाले ने, मुल्क में बहुत से पार्टी है और पहले भी पीटीआई वाले ने इंडिपेंडेंट लोग लड़े, अभी तो पीटीआई तो कोई पार्टी है ही नहीं, सारे उसमें आजाद ही लोग हैं। तो पहले खुद से पीटीआई इंडिपेंडेंट लोग थे और दोबारा भी अगर इलेक्शन लड़ना हुआ तो पाकिस्तान में बहुत से पार्टियां भी, दर्जन से ज्यादा पार्टियां भी मौजूद है और इंडिपेंडेंट लोग भी मैदान में आएंगे। ठीक है अमीर साहब, ये भी बताएगा सिफारती सतह पर पाकिस्तान को भी काफी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अगर हम गुज़श्ता 10 दिनों की बात करें तो इन तमाम कामयाबियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी बात है कि हर सतह पर अगर आप देख ले, माशी सतह पर अगर आप देखें, ये जो अभी इवेंट्स हुए लास्ट 10 डेज में डिप्लोमेटिक सतह पर, सफारती सतह पर, एक अनबिलीवेबल। अगर आप देख ले डिफेंस की सतह पर, तो हर अल्लाह ताला के फजल करम से फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत और फौज की एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है और सारे मुल्क कर वन पॉइंट एजेंडा के मुल्क को कैसे आगे लेके चले और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करें। तो ये मिशन इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ये मिशन इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम साहब पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। और बिल्कुल अगर हमने आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल में देखना है और आगे की प्लानिंग करनी है तो फिर हमें माजी का भी ख्याल रखना होगा जी, और खास तौर पर तरीके सीखना भी होगा। बिल्कुल सीख जरूरी है। माजी को देखने का मतलब ये है कि आप वहां से कुछ सीखें। आपको याद होगा कि जिस तरह केपी असेंबली से जो है निकले थे खान साहब और फिर पंजाब असेंबली से भी निकले थे, परवेज इलाही ने बड़ा मना किया लेकिन उसके बावजूद और फिर उसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर सीखना ही है तो फिर माजी में आप जाकर देखें कि किस तरह बेनजीर भुट्टो जो थी सिर्फ 16 सीटों के साथ असेंबली के अंदर बैठी रही और फिर जो ही वक्त मिला उन्होंने अपने मुखालिफ को निकाल बाहर किया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किस तरह से 34 सीटों के साथ नून लीग जो थी वो असेंबली के अंदर मौजूद रही, इस निज़ाम का हिस्सा रही और जो ही पावर कॉरिडोर्स में कुछ ताकत कम होती नजर आई तो फिर फौरी तौर पर जनाब उन्होंने उनको निकाल बाहर किया और खुद हुकूमत के अंदर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। बिल्कुल जी, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़हनी और नफ्सियाती सेहत की। तो अगर हम हेरोइन की बात करें, ये कैसे जहर है जो खामोशी से ना सिर्फ आपके जिस्म को तबाह करता है बल्कि जहन, सोच, रिश्ते और मुस्तकबिल तक को निकल जाता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये नशा नौजवानों को तेज़ी से अपनी लपेट में ले रहा है। हेरोइन का इस्तेमाल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और समाजी तबाही का भी सबब बनता है। ज़हनी इज़्तिराब या याददाश्त की कमज़ोरी, फैसला साजी की सलाहियत का ख़त्म होना और जज्बाती अदम तवाज़ुन जैसे असरात इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये नशा इंसान को उसके अपने ख़ानदान, रोज़गार, तालीम और माशरती एहतराम से भी महरूम कर देता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुनशियात यादी अफराद की तादाद 78 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनमें 78% मर्द और 22% ख़वातीन शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान में मुनशियात के इस्तेमाल और कारोबार के खिलाफ सख्त कवानीन भी मौजूद हैं और रियासत नशे के आदी अफराद के इलाज को उनका कानूनी हक तस्लीम करती है, मगर इसके बावजूद ये जहर माशरे में तेज़ी से फैलता ही जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। वेलकम डॉक्टर उसामा। एक आम सेहतमंद फर्द कब और कैसे नशे की जानिब माइल होता है और कौन सी ऐसी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं या मुहर्रिकात होते हैं जो इंसान को हेरोइन के नशे की तरफ ले जाते हैं? जी थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग थी जो हमसे थोड़ा सा मिस हुई, क्योंकि आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में ज़रा हीरोइन के एडिक्ट्स थोड़े से कम देखता हूँ, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा नशा है एक लोअर मिडिल क्लास में। ये लोग ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में जाते हैं हेल्प लेने भी, तो हमसे ये चीज़ मिस हुई। लेकिन आज हमने इस सीरीज़ में इस चीज़ को टेकअप किया। तो नशे की तरफ जाने की बात तो हम बहुत दफ़ा करते हैं कि इंसान के अंदर बेचैनी होती है, परेशानी होती है, उससे उसके मसाइल हल नहीं हो रहे होते, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके माइंड की ट्यूनिंग हो जाती है कि जब परेशानी आएगी तो उसको रिजॉल्व नहीं करना, नशे की तरफ जाना है। और फिर मज़े की बात यह है कि अभी हमारी सोसाइटी जिस नहज पे आ गई है, परेशानी का हल बताने वाले, परेशानी में गाइड करने वाले, परेशानी में अपने जज्बात पे काबू रखने वाले अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, मेंटोर्स कम हैं और नशा बेचने वाले लोग बहुत हैं और इजीली अवेलेबल हैं। तो ये हमारी कॉमन कोपिंग स्ट्रेटजी बनती जा रही है। और डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं ना कि बाज़ दफ़ा पीयर प्रेशर भी होता है। अगर आपके दोस्त किसी नशे पे लगे हैं
तो आप उनके साथ लगते हुए भी उस नशे को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी कहिएगा उसामा साहब कि हीरोइन के मुसलसल इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो दिमाग को ये कैसे मुतासर करे, क्योंकि आपका ब्रेन इफेक्टिवली वर्क नहीं करता तो फिजिकली भी आप जो दीगर टास्क होते हैं उन पर फोकस तो कर नहीं सकते। जी बिल्कुल फातिमा, और आपको वेलकम भी आज नजफ की जगह, आप हमारे साथ हैं और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि पीयर प्रेशर, तो जिस तरह बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूल की चेन्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कोई नशा इस्तेमाल नहीं करते तो हम लोगों से रिलेट नहीं कर पाते, और हर नशा दिमाग पे मुख्तलिफ तरीके से इम्पैक्ट करता है। जिस तरह हमने आइस की बात की थी, आइस दिमाग को तेज कर देती है, कोकेन दिमाग को तेज कर देती है, शराब और हीरोइन वो नशे हैं जो दिमाग को स्लो कर देते हैं, डिप्रेस करते हैं, क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और हीरोइन से ख़ास तौर पे जहनी अमराज की भी हम बाद में बात करते हैं। मुझे तो अपना वो 11 साल का एक मरीज़ नहीं भूलता, 11 साल का बच्चा जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पॉजिटिव था, और वो हीरोइन इस्तेमाल करता था, टीके लगाता था और 3 ख़तरनाक और मौलिक वायरस में मुब्तला था। तो अब आप सोचें कि फिजिकल इलनेसेस, जो लोग टीके लगाते हैं उनकी वेन्स ब्लॉक हुई होती हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही होती हैं। डॉक्टर साहब, ये माज़रत आपकी बात कर रही हूँ, क्या ये बच्चे खुद से इतनी छोटी एज में कैसे इस नशे के आदी हो सकते हैं? डेफिनेटली कोई बड़ा या तो उनको प्रोवोक करता है या कहीं से सीखते हैं, क्योंकि खुद से इंजेक्शन लगाना नीडल से तो बच्चों को वैसे ही डर लगता है। देखिए वही बात है ना कि अब जो हमारी सोसाइटी का चलन है, बहुत से जो बाप है वो कमाई के लिए मुल्क से बाहर है, सारा दिन मसरूफ है, माएँ भी काम कर रही हैं या अपने कामों में मसरूफ हैं, और बच्चों की एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, मेरे पास कल भी एक पेशेंट आया, जी मेरा छठा बच्चा है। मैंने कहा पहले तुम कहते हो मेरी पूरी नहीं पड़ती, कहता नहीं डॉक्टर साहब जिस रूह ने दुनिया में आना है अल्लाह ने भेजना है। मैंने कहा इंसान के कामों में आप अल्लाह को ना डालें, ये अल्लाह ने आपको अकल और फहम दी है, इसका इस्तेमाल करें। अगर घर में 8 बच्चे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गली के नुक्कड़ पे जो एक बंदा आराम से उनको टीका लगा के मसूर कर रहा है, वो उसका शिकार होंगे। बिल्कुल, ये भी आपकी जिम्मेदारी से आप पहलू तही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हेरोइन का नशा जो है वो अल्कोहल वगैरह से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये आपको तेज कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है ज़्यादा। हेरोइन में मुब्तला अफराद के रवैये में क्या चेंजेस आते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई नौजवान जो है ये नशे की हालत में मुब्तला? अच्छा, हीरोइन का नशा आइस से मुख्तलिफ है और अल्कोहल जैसा है, ये आपको डिप्रेस करता है। आइस आपको तेज करती है, हीरोइन आपको डिप्रेस करती है। सो बहुत सी दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास क्रॉनिक डिप्रेशन के साथ आते हैं, और जब वो हीरोइन छोड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा किस्म की बेचैनी होती है। बेसिकली हीरोइन छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये वो नशा है जिसके विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और अमूमन इसके विड्रॉल्स जानलेवा भी हो सकते हैं कि जब आपने हीरोइन नहीं ली और आपको दवाई से हमने मदद नहीं की तो आप जान से भी जा सकते हैं। आपको सर्दी लगती है, वॉमिट होती है, डायरिया होता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, और सर से पांव तक वो जो एक कैफियत होती है ना, जिसे हम कोल्ड टर्की भी कहते हैं, तो वो आपको बहुत एक परेशानी में मुब्तला करती है, और उसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्प की आपने बात किया, रिहैब की जब हम बात करते हैं तो जो नशे का एक पेशेंट होता है, एक्सट्रीम लेवल पर जो हो चुका होता है, क्या वो रिहैब के बाद दोबारा से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सकता है? अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने रेज़ की। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना, यहाँ आप रोड पे भी जाएं, पिंडी में मरी रोड पे तो रक्षों पे लिखा होता है नशे का 100% शर्तिया इलाज। तो मेरे पास जब मरीज़ भी आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये बात याद रखें, गोरों के मुल्क में रिलैप्स रेट इज़ 90%, वहाँ हम 10% के पीछे मेहनत करते हैं। यहाँ पे इट्स 30 to 40% रिकवरी रेट। फैमिली का अगर हम अच्छा इस्तेमाल करें तो पहले उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो कि उसके विड्रॉल्स जल्दी से ख़त्म हो, फिर उस पे बिहेवियर पे काम हो, एक थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उसके साथ लगे, फिर फैमिली इंटरवेंशन हो कि फैमिली ने कैसे उसकी मदद करनी है और उसको इनेबल नहीं करना, उसको सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास 30 से 40% मार्जिन है जिसके लिए हम लड़ते हैं। 60% लोग, 70% लोग दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अच्छा उसामा साहब, अब इसके हल की तरफ आ जाते हैं। नौजवानों को हेरोइन के नशे से बचाने के लिए वालिदैन को, सोसाइटी को, टीचर्स को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है? मतलब किस तरह से नज़र रखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पहले भी बात की ना कि बच्चों की पैदाइश से पहले ये बीज उनमें रख दिया जाता है। एक तो बच्चे कम पैदा करें, ठीक है। दूसरा, जिनके पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो जेनेटिक डिसएडवांटेज पे भी होते हैं। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर एक लर्नड बिहेवियर होता है, अगर बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है, बाप हीरोइन को स्नॉट कर रहा है, टीके लगा रहा है, तो बच्चा उसको देख के ग्रो करेगा। पूरी डिसफंक्शनल फैमिली होती है।
फिर जब बचपन से वो माँ बाप को आपस में लड़ते देखेगा, एक और पब्लिक सर्विस मैसेज मैं देता हूँ कि अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही तो मेहनत करके उसको अच्छी करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो पाती तो अलग होके बच्चों के लिए अच्छे वालिदैन बन जाए। बच्चों की खातिर उस शादी में रह के जब आप हर वक्त लड़ते रहते हैं तो बच्चे का माइंड शुरू से खौफ, परेशानी, बेचैनी की कैफियत में जाता है, और जब वो टीन एजेस में आता है तो वो नशे की तरफ आता है। तो वालिदैन अपने रवैये को दुरुस्त करें। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उनकी डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जिस तरह की आपने बात की है कि वालिदैन, एक घर से ही आपको सिक्योर माहौल मिलता है, और डेफिनेटली अगर बच्चों का घर स्ट्रांग होगा, वालिदैन की जानिब से तरबियत स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली बच्चा सोसाइटी में भी ना जरा वो एक कॉन्फिडेंट के साथ जाता है। उसे मेरे ख्याल में ना ये इंटरनली आपके ऊपर भी होता है कि किस हद तक आप चाहें, आपके पास दोनों चीजें हैं ना, आप चाहें तो नशे के आदी बन जाएं, आप चाहें तो अपनी जिंदगी को किसी पॉजिटिव सरगर्मी में बिजी कर लें, क्योंकि हर एक चीज हमारे पास है। सबकी फातिमा विल पावर इतनी जो है ना वो मजबूत नहीं होती, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि सोबत जो है ना वो बहुत ज्यादा असर डालती है। तो वालिदैन जो है उनको खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है कि उनका बच्चा कोई इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि फिर जो भी बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, हम देखते हैं कि पूरा खानदान जो है उसको वो घसीट के इसके अंदर इन्वॉल्व करता है, और पूरा खानदान जो है ना वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। जितना वो सफर करता है वो सिर्फ बच्चा ही सफर नहीं कर रहा होता, पूरी फैमिली सफर करती है। तो उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की, तो हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे भी अब किसी से कम नहीं है, दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 11 साला मार्शल आर्ट्स की प्लेयर फातिमा नसीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का डंका बजा दिया जी, और अपनी गैर मामूली सलाहियतों से दुनिया को हैरान करके रख दिया। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में दोनों हाथों में अंडा पकड़कर 302 मुक्के मारकर न सिर्फ रफ्तार और ताकत बल्कि नाकाबिल यकीन अपनी जो उनकी एक खास किस्म की हुसूसियत थी उस कंट्रोल को भी उन्होंने जाहिर किया और छठा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा नसीम ने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपना पहला गिनेस रिकॉर्ड कायम किया था, और अब तक वो 4 बार भारतीय रिकॉर्ड होल्डर्स को शिकस्त दे चुकी हैं, जिनमें कई तजर्बाकार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार, और इस वक्त नन्ही सुपरस्टार और पाकिस्तानी बच्चों की रोल मॉडल फातिमा नसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फातिमा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। आपका 302 पंचेस का रिकॉर्ड चैलेंजिंग और इंतहाई मुश्किल लगता है, देखने में भी सुनने में भी। आपने इसकी तैयारी कैसे की और किसने आपको इसके लिए ट्रेन किया? ये रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, और इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस मेरे पापा ने कराई। मैं इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस रोजाना 2 घंटे करती थी, और जब इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए कभी कभार मेरा हाथ में से अंडा भी टूट जाता था, और बाकी इस रिकॉर्ड में पूरा हाथ खुलना चाहिए था। ये रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पापा मुझे हौसला देते थे, नहीं आपने करना है, और फिर मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जबरदस्त फातिमा, यानी कि आपके फादर ने आपकी ट्रेनिंग करवाई। और उज़ैर, मैं आपसे कह रही हूँ, फातिमा नाम वैसे ही खास है, इनमें वैसे बहुत खुसूसियत होती है। फातिमा, ये भी कहिएगा कि आपने जो अपना आलमी रिकॉर्ड बनाया है पाक फौज के नाम कर दी, ऐसा करने का जज्बा इतनी नन्ही सी उम्र में कहाँ से आया? में जाने का बहुत शौक है, फौजी बनने का बहुत शौक है, और रिसेंटली अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और मुझे वैसे भी आर्मी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपना ये रिकॉर्ड पाक फौज के नाम किया है। अच्छा फातिमा, आपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? अगर मुलाकात आपकी हो जाती है, जो कि हमें लगता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे क्या बात करूंगी, लेकिन मुझे उनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले और मेरी हौसला अफजाई करें। ठीक है, ज़बरदस्त। ये भी हमें बताएं कि अपने करियर के बारे में तो आप बता रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स का आगाज़ जो आपने किया था, किस एज में किया था, हमें ये भी जानना है, और इसका शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ था? इयर्स की थी तो मैंने मार्शल आर्ट शुरू की थी, और मैं पापा को देखती हुई कराटे करती हुई बड़ी हुई हूँ, और पापा को देखते ही मुझे शौक हुआ कि मैं भी मार्शल आर्ट करूँ, और मैंने 10 से ज़्यादा चैंपियनशिप खेली, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी चैंपियनशिप खेलूँ, एशियन चैंपियनशिप खेलूँ, ओलंपिक चैंपियनशिप खेलूँ, और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करूँ और पाकिस्तान का नाम। ज़बरदस्त। फातिमा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ख्याल कैसे आया आपको, और पहला रिकॉर्ड किस उम्र और किस कैटेगरी में आपने बनाया था? 7 इयर्स की थी तो मैंने अपना पहला आर्मी रिकॉर्ड बनाया था, और वो एल्बो स्ट्राइक का था, और जिसमें मैंने 3 दफ़ा भारत को शिकस्त दी थी, और उसके अलावा मैंने नी टू एल्बो स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, और स्क्वाट बैलेंसिंग का रिकॉर्ड भी बनाया। फातिमा, 11 साल की आप यकीनन स्कूल भी जाती होंगी, पढ़ाई, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, इन सबको मैनेज कैसे कर रही हैं?
जी, अगर आप वक्त की पाबंदी करें तो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ, फिर सिपारा पढ़ती हूँ और जब क्लब का टाइम होता है तो मैं अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करती हूँ। और जब अगर कभी रिकॉर्ड बनाना होता है या फाइट की ट्रेनिंग करती हूँ तो फिर पापा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। और अभी हमारी 14 अगस्त की चैंपियनशिप भी आ रही है तो मैं चाहती हूँ मैं उसमें गोल्ड मेडल हासिल करूँ और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। फातिमा, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आपका फ्यूचर प्लान है और आगे कौन सा नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं और किसका रिकॉर्ड तोड़ना है आप? कि मैं 50 से ज़्यादा आर्मी रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, अपनी सेंचुरी कंप्लीट करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चैंपियनशिप्स भी खेलना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँ। ज़बरदस्त। फातिमा, बहुत से और बच्चियाँ भी आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं, उन नन्ही बच्चियों को आप क्या पैगाम देंगी आज? मैं तमाम गर्ल्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो मार्शल आर्ट सीखें। मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे क्लब में नंचक, स्टेचिंग, ब्रेकिंग, किक्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है और अपना सेल्फ डिफेंस करना भी सिखाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंचक भी सिखाया जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान के लिए आगे आए और हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद। ठीक है, ज़बरदस्त। फातिमा नसीम से तो हमने मुलाकात करी और बड़ी खुशी भी हुई कि किस तरह से छोटी सी उम्र में उज़ैर वो इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बना रही हैं और होपफुली जो उनकी विशेस हैं मजीद फुलफिल हो। एक और बड़ी अच्छी खबर आ गई है उज़ैर। फातिमा से मिलकर खुशी तो आपको हुई है, आपकी खुशी दोहरी तो होनी है, डबल तो होनी है, लेकिन एक और अच्छी खबर है जो कि खेल के मैदान से ही अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के फैसला कुन मैच में 14 रन से शिकस्त देकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। जी, उज़ैर और कौमी टीम के ओपनर बैटर साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने नहायत ही उम्दा बैटिंग का भी मुजाहिरा किया है। और साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ 34 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल कर ली थी और 74 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ओपनर्स की शानदार बल्लेबाजी के बायस 138 रन की पार्टनरशिप हुई है और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। इसके अलावा हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिफ जो हैं उन्होंने भी 2 रन बनाकर आउट हुए थे। खुशदिल शाह 11, फहीम अशरफ 10 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे और 190 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज टीम 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। अच्छा, गुज़श्ता रोज भी जो मैच हमने देखा था, जो सेकंड मैच की अगर हम उज़ैर बात करें, उस मैच में भी हमने देखा था कि बिल्कुल लास्ट बॉल पर मैच हमारे हाथ से निकला था। तो ये आज तो अभी भी फातिमा, मैं मेकअप रूम में रेडी हो रहा था तो आखिरी लम्हात चल रहे थे मैच के, 20 स्कोर चाहिए था तो उसमें से एक छक्का भी जो है वो फिर रखाया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो जीता। और साहिबजादा फरहान जो है वो इंजरी के बाद वापस आए, बड़ा जबरदस्त कमबैक उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने 76 रन स्कोर किया और ये सीरीज हमने अपने नाम कर जबरदस्त। ये ऐसा ही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, आज हम एक ऐसी सब्जी की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम मामूली समझ लेते हैं और मामूली समझकर बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी कर दिया गया है, लेकिन किया जाता है, लेकिन बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं उज़ैर जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना उज़ैर, आप तो समझते होंगे ना? बिल्कुल सूटेबल भी रहती हैं और आपको बहुत सारी पसंद भी होती हैं। ये जो आज जिस सब्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पहले मैं आपकी पसंद पूछूंगा, लेडी फिंगर भिंडी। मुझे बहुत पसंद है। आपको कितनी पसंद है? भिंडी मुझे बहुत ही ज्यादा उज़ैर पसंद है। इनफैक्ट आपको पता है सर्दियों में गर्मा गर्म पराठों के साथ जब आप भिंडी खाते हैं अम्मा के हाथ की बनी हुई, तो वो जो एक मज़ा आता है ना, आहा, मेरे मुंह में तो ऑब्वियसली पानी आ गया है। और भिंडी की अगर हम बात करें, दरअसल ये एक मल्टी विटामिन के तौर पर सामने आ रही है और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि छुपी हुई बहुत सी खुसूसियात हैं ऐसी जो कि हमारे नाज़रीन को आज हम बताने वाले हैं। ना सिर्फ ये आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, बल्कि दिल, हड्डियाँ, जिल्द और बाल सब कुछ संवार देती है। और दिल से मुराद वो दिल के दर्द नहीं है उज़ैर, ये दूसरा तकलीफ की बात हम कर रहे हैं। मतलब आपका ब्लड फ्लो अच्छा रखती है आपके हार्ट के अंदर। भिंडी में हैरत अंगेज तौर पर फाइबर भी मौजूद होता है जो कि आपको देर तक पेट भरे रहने का एहसास देता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, विटामिन के, फौलाद और विटामिन सी जैसे अहम अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि सेहत को कई हवालों से फ़ायदा पहुंचाते हैं। मसलन अगर देखा जाए तो आप ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं तो भिंडी के बीज और गूदा खून में शक्कर जज्ब होने की रफ्तार को स्लो डाउन करता है, जबकि भिंडी में मौजूद मिनरल्स ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखने में खासी मदद फराहम करते हैं। बिल्कुल जी। उज़ैर, जितने ज्यादा हमने फवायद बता दिए हैं ना अब नाज़रीन को, अगर अब भी आप लोग भिंडी ना खाएं तो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा आपसे नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो जबरदस्त मजेदार सी चीज को एंजॉय करके बाउंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि व्यूअर्स कह सकते हैं कि आपने फवायद तो बता दिए, रेट भी कम करवाएं। ये मसला है जी, सब्जी की दुकान पे चले और बार्गेन करवा के मैं सस्ती लेके दें। ये है, लेकिन चलें उसमें भी हम कोई कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएं और प्राइस भी कम हो जाए। ये बता देंगे कि कहां से सस्ती मिल रही है। बिल्कुल ऐसी है जी। तो अभी मेरे ख्याल में फवायद आपको भिंडी के बता दिए,
फटाफट से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो मजीद बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। तब तक आप हेडलाइन मुलाहिजा करें, हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। बिल्कुल जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ख़वातीन की सेहत की। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हार्मोनल तब्दीलियों की अगर बात की जाए तो ख़वातीन की सेहत का एक अहम मसला बन चुकी है, जो ना सिर्फ नौजवान लड़कियों बल्कि शादीशुदा ख़वातीन को भी मुतासर कर रहा है। अगर हम जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की बात करें तो गैर मुतवाज़न खुराक है, नींद की कमी है, ज़हनी दबाव का भी शिकार हो चुकी हैं ख़वातीन, जिसके बायस हार्मोनल तब्दीलियों और अदम तवाज़ुन को एक मामूल से बढ़ाकर एक संगीन मसला इस वक्त बनते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, और हार्मोनल तब्दीलियों से ख़वातीन का वज़न भी बढ़ जाता है, जो कि मुशाहिदे में आया है। चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और बांझपन जैसे संगीन मसाइल देखने को मिलते हैं जी। खास तौर पर पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक और ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका नाम हर दूसरे घर में अब सुनने को मिलता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती सेहत पर भी गहरे असरात डालती है। बिल्कुल ऐसे ही उज़ैर, और हार्मोनल तब्दीलियाँ होती क्यों हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर ये मसला हो जाए तो क्या कोई इसका मौसर, महफूज और कुदरती इलाज मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज माहिर तिब मौजूद है, हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे हकीम साहब आपका। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। चलें, गुड टू नो। अच्छा, इसके हवाले से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें ना होता क्या है कि छोटी छोटी असल में जो हमारा ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट बन जाती हैं, फाइब्रॉइड, और इसके साथ साथ जो हम महाना सर्कल है वो रुक जाता है, मेंसेस जो है वो कम आना शुरू हो जाते हैं, जिससे चर्बी का लेवल बढ़ जाता है और मोटापा शुरू हो जाता है। इसमें थायराइड्स हार्मोन्स की वो कमी हो जाती है, एंड्रोजन जो मर्दाना जरासीम वो होते हैं हार्मोन्स वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनके चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही महाना सर्कल डिस्टर्ब होता है, कम आना शुरू होता है, और जिसमें मोटापे का शिकार हो जाता है। और ये आम मोटापा नहीं होता है, इसके ऊपर आप जो मर्जी मोटापे के लिए आप कहवाजात पीते रहें, जो मर्जी चीज़ें पीते रहें, जब तक आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसका इलाज नहीं होगा, हार्मोन्स आपके वो सेटल नहीं होंगे, तब तक ये मोटापा ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहला इलाज तो हम लेडीज़ में जो मोटापा होता है, ओवरऑल तो मर्द और औरत दोनों ही मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार है। उसकी बुनियादी वजह हमारी ग़िज़ा भी है, हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी पीते हैं, और जो है राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक बुनियादी वजह है कि हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारी वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, या तो अगर हम खाते हैं तो उसके बाद हाँ और डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा तो वो आपका सिस्टम सही नहीं होगा। जैसे पहले देसी घी लोग आधा किलो खा जाते थे, पाव खा जाते थे, लेकिन वो वर्किंग करते थे भी उतनी हाँ जी। लेकिन आज अगर वो कहें कि आप किसी लेडीज़ को कि आप ना उसका देसी घी खाएं तो वो कहते हैं तो वॉमिटिंग आती है, वो डाइजेस्ट कैसे होगा, हमने चलना ही नहीं है, तो फिर डाइजेस्ट कैसे होगा। इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस किस तरह से होते हैं, तो आपने बताया इनका इलाज क्या है, हम भी आपके पास ही आ जाते हैं ताकि देख भी सकें और लोगों को दिखा भी सकें कि कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे पास मौजूद है। इसमें सबसे पहली बात तो मोटापा जो हो गया, उसमें सबसे पहले अगर हार्मोन्स आपको पता चल गया है, इसकी वजह से बांझपन बहुत ज़्यादा औरतों को हो जाता है, यानी कि औलाद ही नहीं होती। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इसमें बड़ा आसान सा सादा सा इलाज बताने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इससे नाकामी नहीं हुई, लेकिन ये कि इसको इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 माह करना पड़ता है। अच्छा। उससे आपका जो है हार्मोन वो जो है बैलेंस ठीक हो जाता है, साथ साथ जो महाना सर्कल है वो बिल्कुल ठीक आना शुरू हो जाता है। और लेकिन ये नुस्खा कोई महंगा भी नहीं है, आसानी से ना पंसार स्टोर से मिल जाता है। सही है। उसमें ये राई ले लें आप सुर्ख, ये अक्सर कांजी में लोग डालते हैं, हाँ जी, राई सुर्ख ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आप मोरमुखी, ये आम रूटीन में ये इस तरह की होती है, ये देखें मोरमुखी, ये भी पंसार स्टोर से आप मिल जाती है, ठीक है, ये भी ले लें। ये लेनी है 100 ग्राम, पहली है 50 ग्राम और ये है 100 ग्राम। उसके बाद ये अबहल इसे कहते हैं, हाओ बेर भी कहते हैं, ये भी आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। तीनों चीजें इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, इसकी एक अलग सी खुशबू आई है इसके खोलने पे, लेड खोलने पे। बिल्कुल, उज़ैर को नाम भी पता है, चीजें कहाँ इस्तेमाल होती है ये भी पता है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये ऐसी चीजें, तीनों चीजें लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। फाइन पाउडर करके ना तो इसका 1000 mg का कैप्सूल भरना है, सुबह शाम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ, दूध के ऊपर मलाई ना हो, जिसे हम मलाई वो ना हो, तो ये आप इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो मोटापा कम होगा, मोटापे के साथ साथ जो महाना सर्कल है वो भी बेहतर हो जाएगा, और जो चेहरे के ऊपर बाल है उसके लिए अगर मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप ताज़ा प्याज ले लें,
उसको ऊपर से हल्का से काट लें, वो आप सांस आहिस्ता आहिस्ता ना डेली मसाज करें। अच्छा फरहान साहब, आपकी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगी। चेहरे के बालों की जैसे आपने बात की, बहुत सी खवातीन ऐसी होती है जो लेजर ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं। लेजर ट्रीटमेंट देखें, कोई भी ऐसी चीज उससे नुकसानात हैं, ठीक है, जिल्द को नुकसान होगा। यानी जब तक आपका अंदर से मसला हल नहीं होगा तो ये तो आते रहेंगे ये जो बात है ना, अक्सर औरतें मेरे पास आती हैं, आप जितनी मर्जी लेजर करवाती हैं, पूरी जिंदगी लेजर करवाती हैं, और बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते हैं। आपको हमेशा सबब ढूंढना चाहिए, किस वजह से, इसका काज क्या है, उसको खत्म कर दें। और कौन सा नुस्खा? अच्छा, उसके अलावा ना आम देखें, ये तो हो गया लेडीज के लिए स्पेशल। आम देखें, मर्द खवातीन, मोटापा एक बहुत बड़ा मर्ज है, ओबेसिटी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग दिल के अटैक का शिकार हो रहे हैं, और शुगर का, जो लोगों को पता ही नहीं है, शुगर का शिकार हो रहे हैं, और इसमें ब्लड प्रेशर हाई का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए इतना ज़बरदस्त और आसान और सादा सा नुस्खा, सस्ता सा है। उसमें ये बड़ी खूबसूरत है गंधक आंवला सार, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें। ये तुम्मा अक्सर ये बड़ी मशहूर चीज़ है, ये भी 50 ग्राम ले लें। और उसके बाद ये राई, ये पहले मैंने बताया था, राई ले लें 50 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भरें, सुबह शाम ये खिलाना शुरू कर दें। और इसके साथ सिर्फ मीठी चीज़ें बंद करनी है, और उसके बाद फास्ट फूड बंद करना है, राइस बंद करने हैं, और उसके बाद बेकरी आइटम, मैदे की चीजें। कोल्ड ड्रिंक का भी जिक्र किया कि जब ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक वैसे ही नुकसानदेह है, लेकिन ठंडी का क्या कॉम्बो है? और ज्यादा ठंडी होगी तो ज्यादा ठंडी चीजों से ना ये होता है ना कि ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे गर्मियों में जो लोग फालिज का शिकार होते हैं, बाजों का होता जाते हैं गर्मी, फुल गर्मी में जाकर फुल ठंडा पानी पी लेते हैं, या ठंडे पानी से नहा लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो शरियाने जो स्केड में आ जाती है ठंडक की वजह से, तो इसकी वजह से गर्मियों में फालिज हो जाता है। तो उसकी बुनियादी वजह ठंडा पानी जो क्लाउड पैदा करता है, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए जरा थोड़ा सा हम नॉर्मल ठंडे का इस्तेमाल करते थे कि ठंडा जरा कम रखें। हमें ये बताएं, हम नुस्खे तो आपसे जान ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखने वाले भी रिलेट करेंगे, खवातीन की भी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो खवातीन में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्मोनल चेंजेस से उनको किस किस डैमेज का सामना करना पड़ा है, तो उनको क्या मैसेज देंगे? उसके लिए सबसे पहली बात है कि उन्हें चाहिए कि जहाँ पे भी उनको सबसे पहले उनको अलामत जो जाहिर होगी वो होगी महाना सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही महाना मेंसेस कम आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कम आना शुरू हो, और उसके बाद उन्हें पता चल जाना चाहिए कि फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। और ऐसा इलाज नहीं कि आप महीने बाद कोई ऐसी टैबलेट ले लें वक्ती तौर पे आपको आ जाए, ऐसा नहीं, प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। और इसका इलाज अगर हो जाएगा तो फौरी तौर पे मामला हल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के अमराज के अंदर खवातीन का कंसीव करना कितना मुश्किल है? मतलब मुकम्मल जब वो शिफायाब हो जाए, इलाज मुकम्मल हो जाए, तो वो फिर नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं? नॉर्मली मेरे पास जितने भी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो 10-10 साल से पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी औलाद है। तो सिर्फ ये होता है कि आप उनके जो सबब है ना उसको दूर कर दें। इस तरह फाइब्रॉइड, चॉकलेट सिस्ट, ये आजकल बहुत ज़्यादा औरतों में पाई जाती है, ठीक है। फाइब्रॉइड का इशू, फाइब्रॉइड के लिए ना ये होता है एक ना कर्नुल ईल, ये 12 सिंगा होता है, उसका पाउडर होता है, ठीक है। ये इतना अच्छा है कि इसको अगर ना आप कोई भी खाना खा रहे हैं, सालन के ऊपर थोड़ा सा चुटकी एक डाल लें तो मुसलसल खाते रहें, तो नहीं, कुछ भी नहीं जायका, ये आम जैसे आप पिज़्ज़े पे गार्लिक पाउडर नहीं डालते, आप दूसरा डाल खा लें, तो ये इतना बेहतरीन इलाज है, इससे फाइब्रॉइड खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ अगर वो साथ नुस्खा इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लौंग, दारचीनी और ये जावित्री है, 3 चीजें हैं, ठीक है। 10 ग्राम लौंग है, और 5 ग्राम जावित्री है, और 20 ग्राम दारचीनी है। इसका पाउडर करके ये साथ एक कैप्सूल इसका भी सुबह शाम खिलाएं तो ये बड़ा ही बेहतरीन इलाज है। इसके बाद ऐसे लोग जिनका लिवर फैटी होने की वजह से, सोजिश की वजह से, कई लोग होते हैं मोटापा होता है सोजिश की वजह से, यहाँ पे भी सोजिश, जिस्म पे पाँव पे को सोजिश आ जाती है, तो सोजिश के लिए बेहतरीन इलाज है। उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, 10 ग्राम आप काली मिर्च ले लेंगे, ये लिवर फैटी वाले, और 100% जो लिवर फैटी होता है उसके पित्ते में भी पथरियां चली जाती हैं, 99%। उसके बाद ऐसा पेशेंट ही होता है जो आगे जाके HbA1c शुगर टेस्ट करवाता है तो उसका शुगर का लेवल हाई होता है, उसे पता ही नहीं होता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शुगर का पता ही नहीं है, उन्हें शुगर होती है लेकिन उन्होंने टेस्ट ही नहीं कभी करवाया। और आप इसे रिलेट करेंगे मेरे साथ, बहुत यंग एज में भी अब शुगर और ब्लड प्रेशर ये इश्यूज आ रहे हैं। टाइप 2 शुगर अब 25 साल के बाद जो भी मोटा बंदा है उसका टेस्ट जरूर करवाएं, आपको पता चल जाएगा। अक्सर लोगों को शुगर होती है। हकीम साहब, ये 10 ग्राम काली मिर्च आ गई, और क्या ऐड करना है? उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है 20 ग्राम ये नुशादर ठीकरी, नुशादर ठीकरी ले लें, और इसमें 30 ग्राम ये सुंड ले लें, ठीक है। और उसके बाद इसमें 80 ग्राम ये सरा मक्की के पत्ते लेने हैं, ये लकड़ी नहीं लेनी, पत्ते। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम खिलाना शुरू कर दें।
अच्छा ये जितने भी नुस्खे हैं इसमें वॉक बड़ी जरूरी है, आधा घंटा सुबह वॉक करें, आधा घंटा शाम करें, हरकत नहीं देंगे तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। हरकत में बरकत है, बस हरकत में बरकत है। अच्छा फरहान साहब ये भी कह दीजिएगा, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, ये सिर्फ ये नहीं कि खवातीन का इशू है, हम मर्दों में भी देखते हैं, लेकिन अगर खवातीन की आज इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्लीप साइकिल को कैसे बेहतरीन बनाया जाए? कोई ऐसी चीज है जिसका नुस्खा हम रात को कोई कावा बना के पी लें तो हमें नींद प्रॉपर आ जाए? अच्छा उसके लिए ना बेहतरीन चीज है, एक तो रात को सोते वक्त ये जो हमारी नाफ होती है इसके अंदर थोड़ा सरसों ऑयल, कावे से ज्यादा ना कावा पीने से इसको भुला देना ज्यादा बेहतर है नींद आने अच्छा, लेकिन इससे अच्छा इससे भी ये उन्होंने बात सही की है कि इंसान बाजू का डिप्रेशन में टेंशन में होता है तो जो भी उसको भुला दे। दूसरा जो उसका सबब भी बन रहा है, जो इसमें एक और चीज है ना जो बेहतरीन इलाज है कि रात को अपना, मैंने देखा है कि उज़ैर भाई कितने पेशेंट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है, आपको नींद नहीं आ रही, मैं कहता हूँ आप वुजू करें, 2 रकत पढ़े और कुरान पढ़ना शुरू कर दें, शैतान ऐसे सिलवाता है सो जाए भाईजान सो जाए, आप सारी रात जाग रहे हो, फजर का वक्त आता है तो आपको ऐसी नींद आना शुरू होती है कि आप कहते हैं यार ऐसी तो पहले भी नहीं आ रही। नींद के लिए ना एक बड़ा जबरदस्त एक चीज है, छोटी चंदन असरोल के नाम से मार्केट से मिल जाती है, उसका कैप्सूल भर लें पाउडर करके, रात को नींद के लिए बड़ी बेहतरीन है, वैसे भी टेंशन को थोड़ा सा रिलीव करती है। और आज हमने खास तौर पे खवातीन के लिए ये सेगमेंट रखा है, और कोई नुस्खा आप बताना चाहें? आखिरी मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा इसमें ना ये शहद है जी, आम रूटीन में औरतें खास करके, मर्द भी औरतें भी, सुबह जब उठे ना, उठ के वजू करके नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फौरन 1 गिलास नीम गर्म पानी, जिनका जिस्म फरबा है मोटापा जिसके ऊपर हमारी बात हो रही है, 1 गिलास गर्म पानी में शहद डालें 1 चम्मच और आधा लेमन निचोड़ लें और इसको गरम गरम को सिप ले लेके पी लें, खाली पेट सिप ले लेके पी लें। अच्छा ये कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोटापा कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, तो ये उसका भी बड़ा बेहतरीन इलाज है। तो इससे क्या होगा, उससे उन्हें स्टूल सही पास हो जाएगा। उसके अलावा एक जाते जाते सादा सी चीज़ है, अक्सर औकात हम ना ये सुनते हैं त्रिफला के नाम से, आंवला, बेड़ा और हरड़, ये इतनी कमाल की चीज़ है। इसमें मैंने एक 2 तरह की हरड़ है, ठीक है, एक ये बड़ी वाली हरड़ है, ये गुठली के बगैर ले लें 50 ग्राम, ठीक है, और ये वाली हरड़ ऐसे ही लेनी गुठली समेत, ये भी 50 ग्राम, और उसके बाद ये बेड़ा गुठली के बगैर 50 ग्राम और ये आंवला गुठली के बगैर 100 ग्राम। ये इतना जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, मर्द हो या औरत हो, अगर शाम को 4 बजे के टाइम पे आधा चम्मच ले लिया करें ना, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, दूसरा दिमाग कमजोर नहीं होगा, बालों के मसाइल नहीं होंगे, मुसलसल इस्तेमाल करें तो बाल आपके भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए बड़ा मुझे तो वैसे यही अच्छे लगना शुरू हो गए लगते हैं, हाँ, ग्रे हेयर्स। ये वैसे ये बात भी है। और इसमें ना आंखों के लिए खास करके और स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है, ये भी ऐसे अफराद जिनका मोटापा बलगमी है, रतूबात की जाती की वजह से अक्सर नज़ला जुकाम हो जाता है या यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए ये वाला नुस्खा बड़ा बेहतरीन है, साथ कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करेगा। जबरदस्त। तो हकीम साहब ने तो हमें इतने ज़्यादा मशवरे उज़ैर बता दिए, मेरे ख्याल में अब तो खास तौर पर लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस लेकर आए इस चीज़ पर, ये इशू है तो खवातीन प्लीज़ आप इस पर बात करें, अपने आप को प्रॉपर ट्रीट करवाएं, और आफ्टर दैट ट्रीटमेंट आप भी देख रहे हैं कितने अच्छे नुस्खे, कितने आसान नुस्खे हकीम साहब ने बता दिए। आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई और सस्ती चीजें हैं सारी, मतलब आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपके घर में किचन के अंदर ही मौजूद हैं। तो बजाय आप महंगे जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लेजर करवा रहे हैं या दीगर चीजें करवा रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इंटरनली पहले अपने आप को ठीक करें इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद जब आप जो ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे तो उसका ग्लो भी और आएगा, रिजल्ट भी और आएगा। ब्रेक के बाद दोबारा से नाजरीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे सितारों की चाल के हवाले से। तो नाजरीन, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, वही सब राज़ों को जानने वाला है, तकदीरों का लिखने वाला है और वही लम्हों को सदियों में बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो मुस्तकबिल के बारे में जान सके कि आने वाले दिनों में क्या कुछ उसके साथ हो सकता है। मगर दुनिया में इल्म फ़ल्कियात, इल्मुल आदात, टैरो कार्ड्स और दीगर उलूम ऐसे मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, कौन से फैसले फ़ायदेमंद होंगे और किन चीज़ों से एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही उज़ैर, और इस हफ्ते अगर हम बात करें तो सितारों की चाल कैसी रहेगी, कौन से सितारे गर्दिश में होंगे, किन लोगों को मुश्किलात में मज़ीद हम देखेंगे कि उनकी इजाफा हो सकता है और किन लोगों के सितारे खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि आज हम देख रहे हैं कि कुदरती आफात की लपेट में भी मुल्क आ गया, शदीद बारिशें भी हो रही हैं, तो मुल्क की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं?
देखें, पहले थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि आपने कहा सितारों की गर्दिश, सितारे मूव नहीं करते, सितारे मूव करते हैं। ठीक है, ये जबरदस्त। थोड़ी सी मैं जी, correction कर thank दूं, you। ये हर बंदा, यानी आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये चलता गलत है। उलाम हो गया है ना, हाँ, गलत उलाम हो गया, गलत sort उलाम करना हो गया जी। कि सितारे, हमारी बहुत मरूफ एस्ट्रोलॉजर है खातून, वो अच्छा। भी सितारे करते थे। मैं कहता हूँ बीबी आप सियारों की बात किया कर, सितारों की बात ना किया कर। यानी हो जी मुल्क का मैंने अगर मेरा वीलॉग देखें जनवरी में, तो मैंने इस दफ़ा कहा था कि इस दफ़ा बारिशें, क्लाउड ब्रस्ट और ये बहुत होना है। और इस एक प्रोग्राम में नहीं कहा, 4-5 प्रोग्रामों में कहा था कि ये जो मई का, जून का, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, मजे की बात है, ज़लज़ले भी आ रहे हैं साथ जी, ज़लज़ले भी आ रहे हैं साथ, मार्स इन्फ्लिक्ट हुआ, उसको स्केयर मिली हुई। पाकिस्तान के 12वें घर में मार्स को स्केयर था, मार्स निकल गया, अब ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। अच्छा, सही। बात यह कि ये पहले भी चीज़ें होती थी, इसी तरह ही होती थी, लेकिन पहले मीडिया नहीं होता था, लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, नहीं तो पहाड़ी इलाकों में इसी तरह ही। और फिर दरियाओं के किनारे जो थे ना, वो खुले थे। अब क्या किया उन्होंने, दरियाओं को नहर बना दिया। अच्छा, जब वो पानी उसी तरह ही पहले की तरह आता है, आपने देखा दरिया खुले खुले होते थे, मिलों उनका स्पैन होता था, लेकिन अब उन्होंने नाला, नदी बना दी है, नाला बना दिया है, तो फिर यही हाल होना है ना। ये कुछ कुदरती फैक्टर जरूर हैं, बट इसमें इंसानी फॉल्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, दरिया के किनारे जो हैं उधर उन्होंने कोई रेस्टोरेंट बनाए हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, चले लोगों जाए, को, हाँ जी, सत्यानाश कर दिया कलाम का। ओह, दरिया तो वो लगता ही नहीं है ना। 1977 में दरिया फैला होता था सर, अब वो एक नाला बना दिया। तो बस फिर वो अपनी जगह ले लेता है ना दरिया वापस। लिया अच्छा उसने। अजमल साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान से बर्दनाक शिकस्त के बाद मोदी पर भारत के अंदर से शदीद दबाव है। आपने वो सेशन भी इंजॉय किया होगा जो कि चला था इंडिया की पार्लियामेंट का, जो राहुल गांधी ने सवालात उठाए मोदी पर और इस तरह की बातें हुई। अब सियासी मुस्तकबिल क्या है? एक तो 75 साल का भी मोदी हो रहा है और इसी तलवार के जरिए उसने बहुत से सियासतदानों को बाहर किया था, खुद पे भी ये चल सकती है सितंबर में 75 का। देखें, मोदी जो है ना, मोदी का तीसरा घर बुरी तरह इन्फेक्टेड है, और इंडिया का भी तीसरा घर इन्फेक्टेड है, लिहाजा उनको जो मार पड़ी उनके मीडिया से पड़ी, और मीडिया का रोल इतना वर्स था कि उल्टा कहते हैं ना, उल्टी चपेट मुंह पे पड़ी। मार तो वैसे हमसे भी पड़ी है अजमल साहब उनको, मार तो मैंने कहा हमसे भी पड़ी तो है। हमने तो सच्ची बात है, अभी सिर्फ उनको थप्पड़ मारे हैं, मुक्के नहीं मारे। उस वक्त मार सकते थे मुक्के, जहाज हमारे दिल्ली के ऊपर घूम रहे थे, एयर चीफ भी दिल्ली के ऊपर ही था, ठीक है ना, वो तो उन्होंने 26 जगह मार के कहा भी हुन ठंड पै गई। तो मोदी का जो मैंने एक कहा था कि एक फिल्म थी उसकी, वो जो पटौदी के बेटे की, जिसके आखिर पे वो उसको जो अदाकारा है उसको लेके एक गार में बांध देती है, उस पर चूहे छोड़ देती है, जी जी जी, कुत्ते की मौत मरता है। मोदी का अंजाम भी मेरी याद रखिएगा, सिसक सिसक के इसने जाना है, और ये इसका लास्ट ईयर है। अच्छा, ये इसका आखिरी साल है। ठीक है अजमल साहब, ये भी कहें अगर हम लोग मुल्क की सियासत की बात करें, पीटीआई की बात करें, तो 9 मई केसेस में हम देख रहे हैं उनको सजाएं भी हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में सितारे दिखाई दे रहे हैं उनके तमाम कारकुनान के, जितने भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं। तो उनका फ्यूचर कब तक बेहतर होने की कोई उम्मीद है या गर्दिश में ही रहेंगे सितारे, क्या देखते हैं? सियासत जो है ना, एक मोरा वो है, शतरंज की बिसात है, कभी मोरे को आगे करना, कभी पीछे। बादशाह को चेक मिलता है, ठीक है ना, दूर से वो कहता है चेक, तो आप फौरन उसको कवर करते हैं, या अपना एक मोरा पीछे करके कवर देते हैं। ठीक है। पीटीआई का प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो उनके जो लीडर थे वो अंदर चले गए, और पीछे बाहर कोई बंदा कोई नहीं था। तो ये अभी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का वीनस बाय बर्थ कमज़ोर है, लिहाजा सियासतदान इसी तरह ही रुलते रहेंगे। आपने नोट किया हुआ है, जब भी कोई पॉलिटिशियन वज़ीर आज़म बना तो वो जेल में गया, और जब कोई विदाउट पॉलिटिशियन कोई बना तो 10-10 साल वो तोपों की सलामी लेके गया। तो ये एक हमारा एक बाय बर्थ हम लेके पैदा हुए। तो अभी फ़िलहाल अगले 3 साल तक ये गवर्नमेंट इसी तरह ही चलती जाएगी, कोई चेंजेस नहीं। तो ये तो फिर अपना टेन्योर पूरा कर जाएगी गवर्नमेंट, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं इसके लिए। कोई मुश्किल है ही नहीं, रह क्या गया, मुश्किल तो गुजर गई। अच्छा, अब तो आप चलें, अगर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं, परेशानी नहीं, तो जो बाइस परेशानी है बानी पीटीआई, उनकी रिहाई कोई आपको लगता है कि हो सकती है? अगले साल वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन किस महीने में अंदाजन? इसी दिनों में।
इन्हीं दिनों में, इन्हीं दिनों बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, फिर बाहर जाके आराम से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। अच्छा, ये भी कहिएगा अजमल साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इस हफ्ते की सितारों की मजबूरी चाल की हम बात सैयारों की कह लें आप, सैयारों की चाल इस हफ्ते कैसी रहेगी, क्योंकि ना मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं जिनका काम है, तो पहले आप अपनी बरादरी के साथ मसला हल करें ना, फिर हमारी तरफ वो बरादरी समझने से वो कासर है। अच्छा अजमल साहब, हमें जरा बताएं तमाम लोगों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ फटाफट वो सेजिटेरियस पे भी आएंगे, थोड़ा मुझे भी पता चल जाएगा। मैं कल मुझे जब आपके प्रोग्राम का मिला था तो उन्होंने एक थोड़ा सा भेजा था, मैंने एक मुख्तसर सा खाका बना के लेके आया। अच्छा, ये जो साल है ना, ये जो सितारों का एज सुनो टीवी, बट सियारों का, इसमें जो 5 सियारे हैं ना वो कंफर्टेबल हैं। 5 बुर्ज सियारे नहीं, ये घर होते हैं 5, 12 घर हैं, 9 सियारे हैं, जिनमें 2 साए हैं, 7 फिजिकल बॉडीज हैं, 2 साए हैं राहु केतु। ओके, मैं आपको आज थोड़ा सा, जिसमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसिस, ये पाइसिस कंफर्टेबल है, सेफ जोन में। थैंक यू सो मच। पिछली दफा मैं आपको देखिए सेजिटेरियस को भी थोड़ा सा डाल दे कंफर्टेबल जोन में, जबरदस्ती डाल। अब जिनका कोई कह रहे हैं कि अच्छा वक्त नहीं है, वो है विर्गो, सेजिटेरियस, एरीज। अच्छा, सेजिटेरियस का मैं एक चीज बता दूं, आपके सिर्फ साल रह गया, उसके बाद आप यू विल फ्लाई, बहुत से नहीं बिगाड़नी। मैं पहले आपको बता दूं, सेजिटेरियन के लिए एक जो हाउस वाइफ है अपने खामन से नहीं बिगाड़नी, और हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, लड़ाई जरूर कर लें लेकिन घर नहीं छोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है तो फिर आपने अपने बॉस से नहीं बिगाड़ना, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है। मेरे पास फिलहाल बॉस वाला ऑप्शन है तो मेरी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्रिकॉर्न और एरीज और विर्गो, ठीक है। उसके बाद जो दरमियान में है, जो ठीक ठीक गुडी हैं जो वो है कैंसर, जेमिनी और लिब्रा। अच्छा, ये अगस्त का महीना सबके लिए अच्छा है। अगस्त सन लियो में है, और लियो का जो सियारा मालिक है घर का, वो सन है, और सन अपने घर में बैठा है, और इस वक्त वो मजबूत बैठा है। अच्छा अजमल साहब, हमें ये बताएं कि ये जो 5 स्टार्स आपने बताए, ये कंफर्टेबल रहेंगे, कितनी तो इनकी ड्यूरेशन होगी, और दूसरा मुझे ये बताएं कि कौन से इन्हें फैसले जो हैं ये कर लेने चाहिए, किनसे एहतियात करनी चाहिए, और जिनका यानी थोड़ा सा मामला खराब चल रहा है, दूसरे जिनमें सेजिटेरियस भी शामिल हैं, उन्हें क्या आप सजेस्ट करें? देखें, बात ये है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, दिस इज नॉट आवर डिवाइन नॉलेज, जस्ट वी रीड दी डेस्टिनी, अल्लाह की लिखी हुई डेस्टिनी जो अल्लाह ने लिख के भेजी है, वो पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर ईसीजी पढ़ता है या अल्ट्रासाउंड या वेदर, वो भी एक साइंटिफिक बेस पे, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी आपकी लिखी हुई तकदीर को पढ़ता है। और अगर कोई आपको कहे ना कि मैं आपकी, जो अक्सर आप अगर यूट्यूब में चल जाए कि जी कबूलियत की घड़ी तो हर वक्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो कह के मैं आपकी 60 सती दूर कर दूं, मैं आपकी ये कर दूं, तो समझे वो नंबर 1 फ्रॉड है। अच्छा, जो किसी की डेस्टिनी से खेलता है, तो जो भी, अगर तुम डेस्टिनी चेंज कर सकते हो तो फिर अपनी पहले चेंज करो ना। सही बात है, वजीर आजम बन के बैठो तो मफलूकुल हाल, और ठीक है ना। सो इसमें ये होता है कि बारिश हो रही है, आपका गुड नेम फातिमा, अगर बारिश हो रही हो, फर्ज करें आपने कहा मैंने हर हाल में शॉपिंग पे जाना है और बारिश रोक दो, क्या मैं बारिश रोक सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। मैं आपको छतरी दे दूंगा, मैं आपको रेन कोट दे दूंगा, जाए फातिमा, या आप कहेंगे गाड़ी ले जाएं, चाबी पकड़े जाएं। यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। देखें, अब फर्ज करें जिनका सन इन्फ्लिक्ट है, जैसे ये सेजिटेरियस हैं, एरीज हैं, सन डील करता है खवातीन के लिए, मैं पहले बता दूं, सन डील करता है हस्बैंड को, सन डील करता है बॉस को, सन डील करता है हायर अथॉरिटीज को, सन डील करता है बड़े बेटे को। अब ये 4 शोबे हो गए। सन डील करता है लीगल इशू को, सही, ठीक है। अब आप अगर आप अपने हल्का बाब में देखें, जो सेजिटेरियन है या एरीज हैं या कैप्रिकॉर्न है, दे आर पासिंग थ्रू अ प्रॉब्लम। किसी की कोई OSD लग गया हुआ है, कोई अपना घर छोड़ के उनके खुला अप्लाई किया हुआ है, कोई उनके डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, और कोई उनको फिर ये मैं कहता हूँ कि देखो अगर कोई बच्ची आ रही, बेटा देखो ये इसका टेम्परेरी फेस, आपका जो है ना ये सिर्फ 6 महीने या 3 महीने सर नीचा करके गुजार लें, ये उसके बाद वो मियाँ आपको खुद लेके जाएगा इंशाल्लाह ताला
ये वक्त, और डोंट मेक अ मीडिएटर, तीसरे बंदे को मत डालो। आपको फर्ज करें लड़ाई होगी आपकी और अल्लाह ना करे आपकी मिसेस के साथ, आप फातिमा को भेज देते हैं। हाँ, तो वो काम और खराब हो फातिमा ने जाके क्या कहना है, अच्छा अब बिल्कुल सही कहती है, मैं जल्दी पे तेल का काम उसने कहना मैं तो उसके साथ रोज काम करती हूँ लेकिन वो बंदा ही ठीक नहीं। उसने पता चल गया ना क्या कहना है। उसने माचर उसके ना हाई ऑक्टेन तेल ऊपर डाल के ना बम, अच्छा सादा भी नहीं, हाई ऑक्टेन महंगे वाला, वो उठा के ना। साहब लास्टली बता दें, फातिमा बड़ी सख्त डाइट कर रही हैं आजकल, जिस मकसद के लिए ये कर रही हैं वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इनका चले जब ये प्रोग्राम ओवर होता है मैं आपको बताता हूँ। आर यू मैरिड? नहीं नहीं, तो फिर तैयारी करो, नॉट इन अ रिलेशनशिप। अगले साल की तैयारी करें। देखिए ये वाली प्रेडिक्शन खतरनाक है, ये वाली प्रेडिक्शन बहुत खतरनाक है। ये हम ना फातिमा को कन्विंस करेंगे। मैं चाहती हूँ फौरन से, ठीक है, और मेरे ख्याल में देखें मैं फिर कहूँगा कि ये उन्होंने 4 चीजें जिनके सन एक्टिव है, अगर शादियां उनका प्रोग्राम बन रहा है, अव्वल तो शादी डिले होंगी, अगर होगी ना तो प्रॉब्लमेटिक होगी। लिहाजा जब भी कभी अपना टाइम फ्रेम जरूर निकाला करेंगे, कौन सा अच्छा वक्त है कौन सा बुरा वक्त है। ये जस्ट ऐसे फातिमा के साथ किडिंग कर रहे हैं, ये इनको बाद में बता दूंगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी को एक जैसे डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको स्टेथोस्कोप लगा के कहता है भी आपके थोड़ा सा आवाज आ रही है, आपने उसमें नहीं जाना मिट्टी कट्टे में। हाँ जी। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी को इसी तरह ले। अच्छा, फातिमा की बेताबी को मजीद नहीं बढ़ाते, फातिमा चाहती है कि आपने जो कि कह दिया ब्रेक में, तो फिर ब्रेक में वो सुनना चाहती हैं आपसे। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में वंस अगेन वेलकम करेंगे नाज़रीन। कहते हैं खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं होती, ये एक याद, एक एहसास और एक पहचान होती है। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी ख़ानदान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने खुशबू को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक ख़ास मकाम अता कर दिया, एक ख़ास फ़न, जज्बा और ख़ानदानी विरसे में तब्दील कर चुके हैं। जी, मियाँ, बीवी और बच्चे तीनों मिलकर महारत, तख्लीक और शौक से ऐसा परफ्यूम तैयार करते हैं जो ना सिर्फ दिल को भाए बल्कि आलमी मयार पर भी पूरा उतरे। इस हवाले से रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और आप देख रहे हैं। मैं एक परफ्यूम शॉप में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली जो अपने हाथों से परफ्यूम्स बनाती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे बताइएगा शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको? शौक ऐसा मुझे नहीं था, दरअसल ये मेरा जनरेशन बिजनेस है मेरी मिसेस का। ओके। इनके वाले साहब की हो गई तबीयत ख़राब, तो मेरी मिसेस चाहती थी कि वो इस काम को ना अपने वाले साहब के नाम को इस फील्ड में आगे लेके चले। ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने इसका बिजनेस को टेक ओवर किया, स्टार्ट किया, अपना एक छोटा सा नाम बनाया मार्केट में। और फिर यहाँ पर आपके बच्चे भी बनाते हैं नोट? जी देखिए, वो बात है कि ये एक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बच्चियों से भी है, तो मैं इनको भी सिखा रहा हूँ, सब कुछ है। ठीक है। कितने साल हो गए आपको ये काम? हमें ये वैसे तो अपना कुछ 6 साल हो गए, लेकिन इस दुकान को 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल। लेकिन बैकग्राउंड हमारा 70 इयर्स का आता है मिसेस का इस फील्ड। ठीक है, लेकिन अभी आपको कोई 3 से 4 साल हो गए कि आप अपने खुद से परफ्यूम? जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या बच्चों को ऐसे सिखाना मुश्किल है या बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं ये? नहीं, जिस एज में वो उनके लिए ईजी है, और वो इस चीज़ को देख के ही बड़ी हुई हैं, शुरू छोटे होते से इस चीज़ को देख रही हैं। तो मतलब ये 6 साल की होगी, वो 5 साल की होगी, तब से वो देख रही हैं चीज़ों को किस तरह है, मिक्सिंग वगैरह, साथ बैठ के उन्होंने देखना चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, किस तरह मैनेज करती हैं घर के काम, फिर यहाँ पर शॉप को देखना, परफ्यूम्स बनाना? सब कुछ मैनेज हो जाता है। ठीक है। साथ साथ आपको भी शौक था? मुझे भी शौक था क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस ही ये था शुरू से, मेरे दादा का, मेरे फादर का, तो बस उस चीज़ को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो अबू का काम बेसिकली इतर्स का था। तो मैं जाना चाह रही थी एक डिफरेंट फील्ड में। अबू मेरे बनाते थे कंक्रीट, अंबर और प्योर इतर्स में वो काम करते थे। बेसिकली वो सप्लायर थे। वैसे अब इतर्स का काम थोड़ा सा कम हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या लोग आजकल ट्रेंड ज़्यादा परफ्यूम्स का चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस काफ़ी हमारी कंट्री में चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। चलिए हम आपके बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं सही हूँ। आपका नाम? मेरा हुई है।
क्या नाम है? हुरिया। हुरिया नाम है। अच्छा हुरिया, आज आपने हमें परफ्यूम बनाकर दिखाना है। हाँ जी। अच्छा हुरिया, आज आप हमें कौन सा परफ्यूम बनाकर दिखाएंगी? मैं आपको दिखाऊंगी कोई सा भी। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरनियाब है। अच्छा मुझे बताइएगा आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? कोई भी। कोई भी नहीं? अच्छा, कोई भी आप लगा लेती हैं। अच्छा, और ज़्यादा प्यार कहाँ से मिला, मामा से बाबा से? दोनों से। दोनों से बहुत प्यार मिला। कभी ऐसा हुआ कि डांट पड़ी हो कि आपने परफ्यूम अच्छा नहीं बनाया, ये नोट खराब हो गया? नहीं। कभी डांट नहीं पड़ी? नहीं। कितनी देर में सीख लिया परफ्यूम बनाना? हम लोगों ने पापा को मम्मा को देखा और फिर हमें समझ आई, फिर उन्होंने हमें समझाया कि ऐसे परफ्यूम बनते हैं और फिर हम सीखे। अभी हम कोको शैनल बनाने वाले हैं, ठीक है? आप मुझे साथ साथ बताएंगी कि आप ऐड क्या क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैं अपना परफ्यूम ऐड करूँगी विच इज़ कोको शैनल। ओके, कोको शैनल का हम कितने 10 ml? 10 ml। ओके, 10 ml। परफेक्ट। अभी हम इसे एक बॉटल में डालेंगे। यस। एंड देन हम लोग डालेंगे इसमें एथेनॉल। ओके। एथेनॉल हम 20 ml डालेंगे। अभी जब मैं बताऊँ तब आप निकालेंगे, ठीक है? अभी ये एथेनॉल ऐड करें, इसको कितना डालना है? 20 ml। ओके, 20 ml। आप लोगों को कितना लगा टाइम इनको याद करने में कि ये चीज़ इतने में डालनी है, अगर इतने ml की बोतल डालनी है तो? हमारे बाबा हमें बताते रहते हैं। ओके, साथ साथ बताते रहते हैं। ठीक है, अभी ये एथेनॉल ऐड हो रहा है, फिर उसको हमने सबसे पहले परफ्यूम ऐड किया था। अभी हम और क्या ऐड करेंगे इसमें? अब कुछ नहीं, हम इसको मिक्स करके ठीक है, अभी हम इसको मिक्स इसमें करेंगे। बूस्टर डालेंगे हम। उसके बाद ये आप क्या ऐड कर रही हैं? बूस्टर। ओके, बूस्टर ऐड कर रही हैं। ये बूस्टर का क्या होता है काम? खुशबू बनाने। और इसको कुछ ऐड करते हैं लाइक 1 to 2 ड्रॉप्स उन्होंने कहा है। ठीक है, ज़बरदस्त। और अभी आपकी ये परफ्यूम रेडी हो चुकी है। अपने पर, मेरे पर नहीं। हाँ, परफ्यूम मुझे दिखाएगा अभी आपने किस तरह का परफ्यूम बनाया है। ओह वाह, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं, तो फिर तो आप लोग जब किसी को गिफ्ट करना होता है अपने हाथों से परफ्यूम बना लेते हैं? जी। हमें बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोगों की एज के, कोई एक मैसेज देना चाहें आप अपनी एज जी 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 ज़रूर। दिस इज़ आवर टोकन ऑफ लव फॉर आवर पार्क आर्मी। ओके, ज़बरदस्त। और ये किसने बनाया है? ये हमारे फादर ने बनाया। ओके, फादर ने बनाया है। जी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी ये पाकिस्तान की खुशबू है। ओके। और ज़रा बोलो। ये जीत की, हमारी जीत की खुशबू है। जैसा कि आपने देखा है कि आज हमने एक फैमिली का इंटरव्यू लिया है जो कि खुद से परफ्यूम्स बनाते हैं और उन्होंने 5 बॉटल से काम स्टार्ट किया था और आज उनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है और सेल भी अच्छी है। अब जैसे कि मुल्की हालात चल रहे हैं उस हिसाब से, तो बाकी मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ हमें देख रही हैं और वो अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो एक छोटे से काम से मुझे लगता है स्टार्ट लेना चाहिए, फिर उसमें अल्लाह बरकत डालता है। उम्मीद है कि आपको ये आज का पैकेज बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही पैकेजेस देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ज़बरदस्त जी, रूबीना ने तो हमारे बिल्कुल वो मेमोरी भी रिकॉल कर दी है कि डिफरेंट परफ्यूम्स के साथ कैसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं। जिस तरह से फैमिली के साथ रूबीना ने हमारी मुलाकात में मजा आ गया। पैकेज है ना वो तैयार किया रूबीना ने, तो क्लोजिंग भी चले। इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ चाहता है। कल दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।